बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हीरम चौधरी एडवोकेट और हमारे चैनल आज जस्टिस में खुश आमदीद। हमारा आज का टॉपिक है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हमने इससे पहले जो है जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था तो हमारा जो पार्ट 1 था इसी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, इसमें हमने डिस्कस किया था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है। इसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो नेचर थी उसको डिस्कस किया, स्कोप को डिस्कस किया। इसके बाद हमने इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिस्कस किया। इसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की तारीख क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये डेवलप कैसे हुआ। ठीक है, तो आज बेसिकली ये तो नोट्स हैं और ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से तैयार किए गए हैं। तो अगर आपके अपने नोट्स हैं तो आप इसमें बेशक इनमें से कुछ ऐड कर लें या जस्ट इससे समझ लें। ठीक है, तो इसलिए साथ साथ हम इसको पढ़ते भी जाएंगे ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए कि लिखा क्या गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज दैट टाइप ऑफ लॉ दैट गोवर्न्स द एक्टिविटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट। के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इस किस्म का लॉ है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जो होती हैं गवर्नमेंट की, इनके गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को की एक्टिविटीज़ को जो गवर्न करता है ना, ये इस किस्म का लॉ है। ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होती है, उसके क्या रूल्स होते हैं, उसके क्या क्या क़वाद और ज़वाबित होते हैं और किस तरीके से ये जो रन करती है एजेंसीज, ये जो कानून इनके साथ कौन करता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहलाता है। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है हम उसको ट्रेस करेंगे और उसको फाइंड किए जाती हैं किसके ज़रिए, वेरियस ट्रेडिशन और पीरियड के ज़रिए। और हर जो जो भी इसकी ट्रेडिशन और पीरियड्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें इसको एक पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कन्वर्ट करने में ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये हमने लिखा है ईच कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस। अब यहाँ पर हमने कई ऐसे मुश्किल लफ्ज़ हैं उसके हमने सिनोनिम्स हम यहाँ पे दे दिए हैं जो कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र के लिए भी बेहतरीन है। यानी कि आप अगर कम्पिटिटिव पेपर्स दे रहे हैं तो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो यहाँ पर वो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हमने एक एक वर्ड्स के जो कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं उनके हमने यहाँ पर सिनोनिम्स या उसके जो हम मैंने अल्फाज जो हैं वो दे दिए हैं। एशियंट एंड मिडिवल ओरिजिन जो है, एशियंट पुराने ज़माने का वक़्त जो है और मिडिवल ओरिजिन जैसे कहते हैं जो 6ठी सदी से 15वीं सदी के दरमियाने अरसे को मिडिवल ओरिजिन कहते हैं, यानी कुरून वस्ता। तो जो रूट्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ये पुराने तहजीबों से ही मिलती है। एशियंट रोमन्स ने जबकि पब्लिक लॉ जो इनकम्पस किया था रेगुलेशंस फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डीलिंग विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड इन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कहते हैं कि पब्लिक लॉ को इन्होंने एंशिएंट रोमन जो पुराने ज़माने के रोमन्स ने उन्होंने पब्लिक लॉ को इनकम्पस किया था उसकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए और उसकी जिसको डील करते थे स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन और उसके इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, यानी कि इसके ज़रिए वो स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो भी इसको पब्लिक गवर्नमेंटल इंटरेस्ट के लिए ही इस्तेमाल करते थे। इसी तरह बिल्कुल जो एशियन चाइना जिस तरह पुराना फ्रांस ने रोमन ने इसको किया था, इस तरह पुराने चाइना ने भी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस व इन्फ्लुएंस बाय द कन्फ्यूशियन प्रिंसिपल्स के ज़रिए जो है इसकी जो ज़ेर असर थी। यानी कि अब कन्फ्यूशियन प्रिंसिपल क्या है, आर द टीचिंग का कन्फ्यूशियस जो कन्फ्यूशियस का जो टीचिंग थी वो उनका जो रहनुमा था कन्फ्यूशियस जो था उसकी जो टीचिंग थी उसके ज़रिए उसको एम्फोसाइज किया है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने उसको उसका जो कन्फ्यूशन प्रिंसिपल है वो मैंने यहाँ पर बयान कर दिया है। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड इन यूरोप के जो मिडिवल पीरियड में प्रिलिमिनरी primarily the administration of law and public order was in the hands of the monarchs and feudal lords। शुरू शुरू में
ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ जो थे और जो पब्लिक ऑर्डर जो थे, ये मोनार्क और फ्यूडल लॉ के हाथों में थे। इस पीरियड के दौरान द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमन लॉ सिस्टम इन इंग्लैंड लेड द फाउंडेशन फॉर द एवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसी पीरियड के दौरान द कॉमन लॉ सिस्टम जो इंग्लैंड में, आपको पता है कि इंग्लैंड में जो उसका सारा कानून जो है कॉमन लॉ सिस्टम के तहत भी तैयार हुआ है। और इस ड्यूरेशन में इसमें जो कॉमन लॉ सिस्टम इन लेड द फाउंडेशन, उसने अपनी बुनियाद रखी और फॉर द एवोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को के इर्तका के लिए, ठीक है, इसने लॉ का इर्तका के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इर्तका किया कॉमन लॉ सिस्टम ने। द मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 में जो मैग्ना कार्टा प्रेजेंट हुआ था, उसने भी कुछ प्रिंसिपल जो वजह किए जो कि इन्फ्लुएंस थे द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के डेवलपमेंट के, ठीक है, जिसने इंसिस्ट किया था फेयर एंड जस्ट प्रोसीजर के ऊपर, और उन्होंने लिमिट कर दी थी आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। हालांकि ये जो था मैग्ना कार्टा था, ये पेश किया गया था कि किंग की पावर्स को कम करे, लेकिन इसके साथ साथ इसने कोशिश की कि गवर्नमेंट जो उनकी आर्बिट्रेरी एक्शंस हैं गवर्नमेंट के, उनको भी कंट्रोल किया जा सके। उसका भी एक बहुत बड़ा जो मैग्ना कार्टा का जो रोल था, ये भी इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसके बाद ये अर्ली मॉडर्न पीरियड में थे, द राइज ऑफ नेशनल स्टेट्स, the centralization of political power during the early modern period necessitated more sophisticated administrative system। जो नेशनल स्टेट्स जब ऊपर फेस हुई और उनकी सेंट्रलाइजेशन पॉलिटिकल पावर्स की हुई, तो उसकी ड्यूरिंग द अर्ली मॉडर्न पीरियड के दरमियान जो है उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा यानी कि ज़रूरत पर जोर दिया कि एक यानी कि ज़्यादा एक सोफिस्टिकेटेड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सिस्टम के ऊपर जो है वो जोर दिया गया, उसकी डिमांड की गई। फ्रांस में द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ किंग्स काउंसिल, फ्रांस में जो किंग काउंसिल की थी, काउंसिल डी रोय जो थी, उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 16th सेंचुरी में, मार्क द significant steps in the formalization of administrative process। उसने जो हुई थी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की जो फॉर्मुलेशन हुई थी, उसमें वो एक अहम रोल जो था उसने प्ले किया था। किसने प्ले किया था? जो कौंसल ड्यूटी किंग्स की कौंसल ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया था। दिस बॉडी यानी कि ये जो किंग्स कौंसल थी, किंग को ये मशवरे देती थी, जो कि उसके मशवरे जो है वो एक हाई कोर्ट की तरह जो थे वो ऐसे अमल करते थे, यानी जिस तरह हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर्स देती है, ऐसे इसके जो ऑर्डर्स थे उसके इस तरह ऑर्डर्स के तौर पर ये अमल करते थे। अच्छा, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूट स्टेट विच इज़ ए कॉर्नरस्टोन ऑफ फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ टुडे, जो कि कॉन्सिडिएटेड जो है वो उसके तौर पर उसने उसको उसकी ग्राउंड वर्क किया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है द कॉन्सिडिएटेड क्या है, कहते हैं द कॉन्सिडिएटेड द फ्रांसिस हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट एंड ए की एडवाइजरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि जिस तरह हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, इस तरह वहाँ पे एक कौंसल कॉन्सिडिएटेड जो है वो फ्रांस की जो है वो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, ठीक है। अगर फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ टुडे, जो कि विच इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ टुडे, इंग्लैंड में द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वाज accompanied by the development of prerogative writs like mandamus, prohibition and certiorari, which were tool for the courts to control the action of public officials, ठीक है, जो जिनका मकसद क्या था, जो एक इन्होंने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया कि पब्लिक ऑफिशियल्स के जो अमल हैं, जो वो काम करते हैं, जो वो एक्शंस करते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 एंड द subsequent Bill of Rights of 1689 further entrenched the idea that the executive must act within the law, ठीक है। अब जो रेवोल्यूशन हुई थी 1688 में और बिल ऑफ राइट्स जो थे, इन्होंने भी कहा था कि जी जो एग्जेक्टिव है उनको कानून के अंदर रहना चाहिए। इसके बाद 19th सेंचुरी की डेवलपमेंट हुई थी। 19th सेंचुरी saw the expansion of government activities and establishment of various
regulatory agencies, especially during the industrial revolutions. ठीक है, this period required a more robust framework for overseeing administrative action. ठीक है, अब कहते हैं 19th सेंचुरी वाज द एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, वो भी एक गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ की जो एक्सपेंशन थी वहाँ नज़र आई उसमें, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज की इस्टेब्लिशमेंट हुई, खास तौर पर इसकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पर पेश हुई। ये पीरियड रिक्वायर्ड ए मोर रिबस्ट फ्रेमवर्क फॉर ओवरसीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ये बड़ा ताकतवर किस्म का जो है ये फ्रेमवर्क जो है ये नज़र आया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में, इसकी ज़रूरत पेश आई। अच्छा, आगे जो है इन द यूनाइटेड स्टेट में फॉर एग्जांपल द क्रिएशन ऑफ एजेंसीज लाइक द इंटरस्टेट कॉमर्स कमीशन इन 1887 मार्क द बिगनिंग ऑफ फेडरल रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में मिसाल के तौर पर जो एजेंसीज की क्रिएशन हुई थी, जैसे इंटरस्टेट कॉमर्स कमीशन, ये एक नज़र आई कि ये फेडरल रेगुलेटरी बॉडी का आगाज़ के तौर पर ये मार्क की जाती है। दिस नेसेसिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स टू गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन दीज एजेंसीज, द पब्लिक एंड द कोर्ट। ठीक है, this necessitated the development of principles and procedure to govern the relationship between these agencies, the public and the court. और फ्रांस में द काउंसिल डी स्टेट जो था यानी कि री एस्टेब्लिश्ड बाय नेपोलियन इन 1799 become a model for administrative courts worldwide. It developed doctrines that balance the need for efficient public administration with the protection of individual rights. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये सारा हमने ये इसको डिस्कस करते करते 19th सेंचुरी में हमने इसको डिस्कस कर दिया है। इससे पहले यानी कि मिडिवल एज में भी हमने फ्रांस को डिस्कस किया, अर्ली मिडिवल एज में हमने यहाँ पर फ्रांस को डिस्कस किया, नेशन स्टेट्स को डिस्कस किया, फ्रांस को, इसके बाद हमने डिस्कस किया जनाब यहाँ पे यानी कि जो किंग्स था उसको। जी, अच्छा, इसके बाद हमने इंग्लैंड को यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद हमने रिट्स जो थी, प्रेरोगेटिव रिट्स थी, वहाँ वो उनका क्या रोल था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 उसका क्या रोल था, बिल ऑफ राइट जो थे 1689 उनका क्या रोल था। फिर 19th सेंचुरी में डेवलपमेंट हुई थी, वो क्या डेवलपमेंट्स हुई थी उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की जो डेवलपमेंट थी, ठीक है, वो उसका क्या रोल था। इसके अलावा फ्रांस में जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने क्या काम किया था इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो की रेवोल्यूशन में। ठीक है, अब इसके बाद 20th सेंचुरी एंड बियॉन्ड द 20th सेंचुरी वाज मार्क्ड बाय द proliferations of administrative agencies and the consequent need for more detailed administrative law. The New Deal era in the United States. अब ये न्यू डील इरा क्या है, ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे तफसील लिख दिया, न्यू डील इरा क्या है। ठीक है, द न्यू डील इरा इन द यूनाइटेड स्टेट फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर सा सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द फेडरल रेगुलेशन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द numerous agencies. This lead to the enactment of the Administrative Procedure Act APA in 1946, which provided a comprehensive framework for the operation of federal administrative agencies, ensuring transparency, accountability and fairness. इसी तरह यूरोप में the expansion of the welfare state and the European integration process lead to more complex administrative framework. The development of the European Union brought about a unique सुपरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, सुपरनेशनल मीन इंटरनेशनल और किसी ग्लोबल लेवल का जो है इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी डेवलपमेंट जो है वो लेके आए, ख़ास किस्म की जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क लेके आए, ब्लेंडिंग वेरियस नेशनल ट्रेडिशन, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की नेशनल ट्रेडिशन जो थी वो मिली हुई थी।
एंड उसके बाद कंटेम्प्रेरी जो है ट्रेंड जो चला टुडे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स यानी कि आजकल के ज़माने में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसा जा रहा है कि टुडे एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूज टू इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू न्यू challenges such as globalization, technological advancements, and increasing demands for transparency and accountability. The principle established over centuries, such as the rule of law, fairness, and the right to a fair hearing, remain central to administrative law, guiding the action of administrative body and protecting the right of individual. अब इसमें कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन आते हैं इन समरी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैज ए रिच हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दैट रिफ्लेक्ट्स द evolving relationship between the state and its citizens. From ancient practice to modern regulatory frameworks, it has developed to ensure that administrative actions are conducted in a lawful, fair, and efficient manner. The continual adaptation of administrative law to meet new societal needs and challenges अंडरस्कोर्स। ठीक है, अब ये मैंने अंडरस्कोर्स के मैंने बता दे कि अंडरस्कोर्स के क्या मैनी है। इट्स फंडामेंटल रोल इन मेंटेनिंग ए जस्ट एंड ऑर्डरली सोसाइटी। ठीक है, ये मैंने अब यहाँ पर जो सारा हमने यहाँ पे अब जो कवर किया है ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को हमने यहाँ पर सारा कवर कर लिया है। यानी कि जिसमें आज हमने इस पे सारे जो हमारा जो पार्ट 2 था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक फुल कंप्लीट क्वेश्चन है। अगर जो इंडिपेंडेंट तौर पे आता है तो आप इसको एक इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर भी तहरीर कर सकते हैं, और अगर ये विद क्वेश्चंस के साथ आ जाता है तो आप इसको मुख्तसरन करके भी एक तहरीर कर सकते हैं। तो अब अगला हम लेक्चर जो देंगे पार्ट 3 के ऊपर, यही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्वेश्चंस के ऊपर ही आएगा, जिसमें हम इसमें पार्ट 3 में हमारी होगी डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बाय स्कॉलर्स आ जाएगा। इसके अलावा मेन एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आ जाएंगे, एग्जांपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज आ जाएंगी। इसके अलावा जो है इसका कॉमन थीम आ जाएगा, और इसके अलावा जो है एडमिनिस्ट्रेशन की केस लॉज हम इसमें प्रेजेंट कर देंगे कि केस लॉज जो हैं हमने इसमें तकरीबन 6 या 7 के राउंड अबाउट केस लॉज प्रेजेंट किया। इसमें जो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उसके पेपर्स के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप वहाँ पे पुट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है की प्रिंसिपल्स फ्रॉम अबव स्टेटेड केस लॉज में जो की प्रिंसिपल्स क्या यूज़ हुए थे, इसके अलावा ये कंक्लूजन करके हम ख़त्म करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा जो अगला लेक्चर होगा जो पार्ट 3 होगा उसमें हम ये पूरा क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेंगे। हमें इजाज़त दें, और एक रिक्वेस्ट करनी थी कि मेहरबानी करके इसको लाइक कर दिया करें। इससे एक तो हौसला अफजाई होती है, और दूसरा जो है हम इतनी मेहनत से ये लेके आते हैं तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। इससे होता है कि मज़ीद जो है ना इंसान को खुशी होती है कि ठीक है हमारी मेहनत किसी काम आ रही है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। शेयर करें, इसको लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।